Good morning students, class 8th chapter 11 history. Now I am going to discuss about the growth of new towns. हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आज स्टडी करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से जो नए नए टाउन्स थे उनकी ग्रोथ हुई. The acquisition and the expansion of territorial possession by East India Company meant its increasing involvement in the collection of taxes, particularly land revenue. ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जो भी उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ रहा था, जिस तरह से वो अपने टेरिटोरियल पोजीशन को बढ़ा रहे थे, फैलावा दे रहे थे, उससे क्या हुआ, जो भी उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, मतलब किन किन चीज़ों में वो उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो भी तेज़ी से बढ़ रहा था. किन किन चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा था, जैसे कि टैक्सेस को कलेक्ट करना, ख़ास करके लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो भी टैक्स होता है उसको कलेक्ट करने को लेकर भी उनका इन्वॉल्वमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था. और इसी का सहारा लेकर वो अपनी टेरिटोरियल जो पोजीशन है उसको फैलावा दे रहे थे. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया. रेवेन्यू कहते हैं टैक्स को. थ्रू इट्स एजेंसीज हैड अ प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड. तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी लैंड रेवेन्यू की उसको जिस तरह इम्प्लीमेंट कराया तो उसके ज़रिए जो भी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग काफ़ी उन पर इसका बुरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई थी लेकर लैंड रेवेन्यू को लेकर, उससे क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स सफ़र ट्रिमेंडस डिफ़िकल्टीज़. जो भारतीय किसान थे उनको बुरी तरीके से वो परेशानियों का सामना करने लगे, बुरी तरीके से परेशानियों में वो फंस गए. एंड अ लॉट ऑफ इंडियन आर्टिसंस, और बहुत सारे इंडियन आर्टिसंस थे, वर आउट ऑफ वर्क, वो क्या हो गए, काम से बाहर हो गए, यानी कि बेरोज़गार हो गए. इंडियन इकोनॉमी बिकम इंक्रीजिंगली एग्रीगेरियन एंड पीजेंट बेस्ड. हम सब जानते हैं कि जो भी हमारी भारतीय इकोनॉमी है वो एक हद तक डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर और मज़दूरों पर. जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी पर. लेकिन उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई थी लैंड टैक्स वगैरह को लेकर, और उन्होंने जो ये टैक्सेस वगैरह कलेक्शन का जो काम था उसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे. Therefore, the second half of the 19th century, अगर हम 19th century को देखें, उसका सेकेंड हाफ अगर हम देखें 19th century में, तो पता चलता है डीअर्बनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर्स एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ कॉलोनियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास. तो हमें पता चलता है कि जो भी पुराने शहर थे, जो भी एग्जिस्टिंग शहर थे, उनका डीअर्बनाइजेशन हो गया और उनकी जगह नए शहर, नए टाउन्स को इस्टेब्लिश किया गया कॉलोनियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए. और वो कौन से थे नए सेंटर्स जो थे, वो नए सेंटर्स कहाँ इस्टेब्लिश किए गए, कहाँ डेवलप किए गए, जो भी पोर्ट सिटीज़ थे. पोर्ट सिटीज़ कौन कौन से थे, जैसे कलकत्ता है, बम्बई है और मद्रास है. तो पुराने शहर, पुराने कस्बों का तो डीअर्बनाइजेशन हो गया, उनकी जगह नए सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में. इसमें भी इन्हीं का फ़ायदा था, ना कि हमारा. प्लांट सिटीज़, द ग्रेजुअल कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल आल्सो सा द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू सिटीज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न एनिमिटीज़ एंड द कॉन्सेप्ट. देखो, प्लांट सिटीज़, ग्रेजुअल कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, धीरे धीरे ब्रिटिश रूल हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह से वो देश को कॉलोनीज़ में डिवाइड कर रहे थे, किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य एक्टिविटीज़ को या अपने प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान को किस तरह छोटी छोटी कॉलोनीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में डिवाइड कर रहे थे. लिखा है ना, इमरजेंस ऑफ मैनी. और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन बहुत सारे नए नए शहर, नए नए सिटीज़ डेवलप हुए, इमर्ज हुए. दे प्लान द मॉडर्न सिटीज़ ऑफ न्यू दिल्ली. इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो है ना, ब्रिटिशर्स ने जो न्यू दिल्ली के जो बहुत से मॉडर्न सिटीज़ हैं उनको प्लान किया. चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में कुछ नए मॉडर्न सिटीज़ को भी डेवलप किया. मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि हिंदुस्तान को पूरी तरीके से वो कॉलोनीज़ में डिवाइड कर दें. अगर देश स्मॉल कॉलोनीज़ में डिवाइड हो जाएगा तो देश पर राज करना और उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहे थे. हिल स्टेशंस, द ब्रिटिश आल्सो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हिल स्टेशन. हिल स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अंग्रेज़ों ने ही डेवलप किया है. अनदर कॉलोनियल अर्बन फॉर्म
कॉलोनियल जो अर्बन फॉर्म है दूसरी वो क्या है, फॉर्म एंड सिटीज़, अर्बन फॉर्म एंड सिटी, बहुत सारे अर्बन मतलब कॉलोनियल अर्बन सिटीज़ वगैरह डेवलप की, जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है, ये सब उन्होंने इस्टेब्लिश किया और इन्हें नाम दिया उन्होंने किसका, हिल स्टेशन का। जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेज़ों का मेन मकसद था कि हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा कंट्री है और इस पर राज करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने सोचा इस पर राज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि इस देश को छोटी छोटी कॉलोनीज़ में डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे स्मॉल नए नए सिटीज़ में मॉडर्न सिटीज़ का नाम देकर डेवलप उसको इस्टेब्लिश डिवाइड कर दिया जाए ताकि उन पर आसानी से राज किया जा सके। इसी तरह हिल स्टेशन का कंसेप्ट भी इन्होंने ही शुरू किया और शिमला दार्जिलिंग वाला जैसे हिल स्टेशन इस्टेब्लिश किए। ऑल ऑफ द इंडियन हिल स्टेशंस, शिमला इज़ द मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड। तमाम हिंदुस्तान में जितने भी हिल स्टेशन हैं उन सब में शिमला जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस था और यहाँ पर अक्सर और बेशतर लोग आया करते थे। इट वॉज फ्रॉम शिमला दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पार्शली कंडक्टेड इट्स अफेयर। शिमला से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने तमाम कामों को अंजाम देती थी। द ओरिजिन ऑफ हिल स्टेशन ले इन द ब्रिटिश डिज़ायर टू इस्टेब्लिश सैनाटोरियम्स within the subcontinent where European invalids could recover from the heat and disease of the tropics। और हिल स्टेशन का जो ओरिजिन था ब्रिटिशर्स ने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक ये किया था, इसलिए ताकि जो भी यूरोपियंस हैं अगर कहीं बहुत गर्मी वगैरह है तो या बीमार वगैरह हैं, ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पर वहाँ की गर्मी से परेशान हैं तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए इन हिल स्टेशन वगैरह पे जा सके ताकि ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। These hill station emerged as one of the principal nodal point of the leisure। और ये जो हिल स्टेशन थे एक तरह से इनका इमरजेंस कैसे हुआ कि लेजर पॉइंट की तरह, यानी कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी का आराम से जो फ्री वक्त है उसे सुकून से जाकर वहाँ गुजार सकें। However, they soon came to acquire other characteristics as well as। इसके अलावा वहाँ पर कुछ जो हिल स्टेशन है उनके कुछ और बहुत सी खासियतें होती हैं। Conceived as little home away from home, यहाँ पर उन्होंने कुछ छोटे छोटे अपने लिए घर वगैरह बनाए, अपने घरों से दूर बस वजह से ये थी ताकि आराम से ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून हो कि अगर कभी कहीं हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, किस तरह की बीमारी है तो उससे बचने के लिए सुकून वाली शांति वाली जगह वो आसानी से चले जाएं जहाँ के खुशगवार माहौल में अपने आप को अच्छे से और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। दे वर स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल एंड द मोरल इमेज ऑफ द इंग्लैंड। वो क्या चाहते थे कि जिस तरह से मतलब इंग्लैंड में उनको एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर और मोरल इमेज अवेलेबल थी वही उन्हें इंडिया में भी इस तरह से मिले। द लैंडस्केप वाज डॉटेड विद इंग्लिश आर्किटेक्चरल मोनूमेंट। और ऐसी जगह पर उन्होंने जो अंग्रेज़ों का जो आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स है उन चीज़ों को भी उन्होंने बनवाया। किस लिए? अपने लिए, ताकि वहाँ पर जाकर वो एक ज़िंदगी का एक लेजर टाइम गुजार सकें। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया पॉइंट ऑफ लेजर। अब मॉल और द सेंट्रल एवेन्यू वाज बिल्ड। यहाँ पर उन्होंने मॉल हैं, सेंट्रल एवेन्यूज़ वगैरह बनवाए। फॉर स्ट्रॉलर एंड एंग्लिकन चर्चेज वर कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा स्ट्रॉलर्स के लिए उन्होंने एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू, मॉल बनवाए और एंग्लिकन चर्चेज भी यहाँ पर उन्होंने शिमला वगैरह में बनवाए। देखो यहाँ पर एक ये दे रखा है, एक बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। द शिमला स्टेट लाइब्रेरी एंड द क्रिस्ट चर्च आर एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश आर्किटेक्चरल मोनूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये दो वो जगहें हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने हुकूमत में जब वो यहाँ पर राज कर रहे थे तब उन्होंने ये चीज़ें दोनों जगहें बनवाई थी। The British also wanted these hill stations to be productive place and thus numerous hill stations were also associated with the introduction of cash crops such as tea and Darjeeling। देखो ब्रिटिश क्या चाहते थे, ये जो हिल स्टेशंस हैं वो एक प्रोडक्टिव प्लेस के तौर पर यूज़ किए जाएं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर उन्होंने कैश क्रॉप को उगाया या कैश क्रॉप का जहाँ पर उन्होंने शुरुआत की। जैसे कि टी की खेती कहाँ पर की जाती है? चाय के दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन है जहाँ उन्होंने कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। दे वर कंसिडर टू बी सिक्योर प्लेस और इसको उन्होंने चाय की खेती के लिए एक सिक्योर प्लेस माना। द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड द एलाइड बोर्डिंग स्कूल हियर एंड पेरेंट हु वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एटन एंड हारो एडमिटेड देम टू दिस स्कूल। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल भी खोले और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते थे
एटन में वो यहाँ अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिट करवा सकते थे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स या हिंदुस्तानी बच्चे नहीं पढ़ते थे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स जो अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, जो यहाँ सेटल हो गए थे, जो यहाँ रह रहे थे, तो वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में एडमिशन यहाँ दिलवा सकते थे। तो वो स्कूल्स भी उन्होंने हिल स्टेशन वगैरह में खुलवाया ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैंटनमेंट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।